नमस्कार। प्रयागराज की राजनीति और करवरिया परिवार के बिना अधूरी है। परिवार में 3 से ज़्यादा लोग माननीय हुए। रसूख ऐसा कि भाजपा से लेकर बसपा तक एक जैसा तालमेल। हमारे साथ पूर्व विधायक और ब्राह्मण नेता उदयभान करवरिया जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपको धन्यवाद। लेकिन मैं केवल ब्राह्मण नेता नहीं हूँ, ब्राह्मण हूँ लेकिन नेता सभी का हूँ। ठीक है सर, तो आप शुरुआत इससे करते हैं, आपको कहे क्या, नेता या बाहुबली? शुरुआत मैं किसे तो की एक जाए? कार्यकर्ता हूँ, तो कार्यकर्ता ही कहा जाए तो अच्छा है कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता क्योंकि हूँ। समाज में एक तरह का एक मैसेज रहता है कि करवरिया खानदान में, परिवार में जो है, उदयभान करवरिया जो है वो बाहुबली नेता है। तो बाहुबली नेता मतलब सुन के कैसा लगता है आपको? बाहुबली से अर्थ क्या निकालते हैं? जैसे आप स्पष्ट करेंगे, आप इसको किस नहीं, तरह ले आप रहे हैं? जैसे आप बाहुबली का क्या मतलब आप समझते हैं? ताकतवर। ताकतवर। ताकत कैसे होती है? जनता से। तो जब जनता से ताकत होती है और जनता जिसके साथ है, अगर उसे बाहुबली कहा जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जिसके साथ जनता नहीं उसको आप कैसे कह दोगे? जो अकेले टहल रहा है, अकेले घूम रहा है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं, केवल समीकरण पर आगे बढ़ रहा है, वो नहीं है। जनता जिसके साथ है उसको आप कोई भी संज्ञा दें, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण वाला नेता है, आप इसको मानते हैं? नेता नहीं है। समीकरण किसका होता है? समीकरण उसका होता है जो किसी प्रकार से एन क्रेन किसी समीकरण में फिट कर दो उसको, काम का कुछ ना हो लेकिन चलता रहे। पुर्जा ऐसी जगह लगा दो कि वो बिना काम के चलता रहे। इन सब विषयों पर हम लोग आगे आएंगे, पर चूंकि आपसे जब बात हो रही है तो शुरू से शुरू करते हैं। आपकी राजनीति की शुरुआत जो है वो मुरली मनोहर जोशी के साथ हुई। जो सफ़र है शुरू हुआ, पहली मुलाकात कब हुई आपकी जोशी जी के साथ? देखिए, मेरे राजनीति की शुरुआत तो माननीय कलराज मिश्रा जी के साथ में हुई। अच्छा। मुझे भारतीय जनता पार्टी में ले आने वाले माननीय कलराज मिश्रा जी, लेकिन क्योंकि प्रयागराज से ही डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी लोकसभा का चुनाव लड़ते थे तो उनका सानिध्य प्राप्त हुआ और उनके मैं बहुत निकट रहा, आज भी निकट हूँ। तो उनकी और मेरी पहली मुलाकात जो है वो जिस समय वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और श्रीनगर में झंडा फहरा करके लौटे थे तब हुई थी। वो मेरी उनकी पहली मुलाकात, उसी से मैं प्रभावित हुआ था। जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी थे। हाँ, वो तो संयोजक थे, संयोजक थे। तो लेकिन उसमें मुख्य रूप से झंडा फहराने में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी थे और मैं उनकी उस बात से बहुत प्रभावित हुआ और उसी का प्रभाव था कि मैंने उनको अपना गुरु माना और उनके सानिध्य में मैंने आगे राजनीतिक सफ़र से प्रारंभ किया। बात राजनीतिक सफ़र की हो रही है तो 2002 और 2007 में आप चुनाव लड़े, बसपा के प्रत्याशी को आप हराए। वो 12 दलित बाहुल्य सीट थी, वहाँ कैसे चुनाव आप जीत गए? मैंने कहा ना कि मैं ब्राह्मण जात से हूँ लेकिन काम सबके बीच में करता हूँ और मेरे साथ हर वर्ग के लोग हैं। तो मैंने वहाँ का जो जातीय समीकरण था बसपा के पक्ष का, उसको तोड़ा और मैं विधायक हुआ वहाँ से। लेकिन 2012 में जब वो सीट सुरक्षित हुई तो आप शहर उत्तरी लड़ने चले आए। जी। ये सवर्ण समाज के अनुसार और भाजपा के अनुसार बड़ी मुफीद सीट थी, उसके बाद भी आप चुनाव हार गए। यहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा थे, उन्होंने मुझे कम पढ़ा लिखा जाना, जबकि मैं भी विश्व इंजीनियर हूँ। मैं भी बीटेक हूँ, उस समय बी कहते थे, अब तो बीटेक कहते हैं जी। लेकिन हाँ, इंजीनियर हूँ। लेकिन उस समय की परिस्थितियों में लोगों ने मुझे कम आका होगा। यहाँ विश्वविद्यालय का क्षेत्र है, उनको कोई ऐसा नेता चाहिए होगा जो मतलब उनके हिसाब का हो, कम तेज वाला पसंद करते रहे होंगे। ये जो भी समीकरण रहे हो चुनाव में, तो हार जीत लगी रहती है। आपका इशारा अतीक अहमद की तरफ तो नहीं है? नहीं, अतीक अहमद का तो पश्चिमी का क्षेत्र था, बटा हुआ था। उत्तरी, मैं तो उत्तरी लड़ा था, वो पश्चिमी लड़ते थे। 1996 में पहली बार इलाहाबाद में AK-47 चली। सपा के पूर्व विधायक जवाहर यादव की हत्या हुई और दिन दहाड़े हत्या हुई।
कहा गया कि करवरिया बंधु ने वो हत्या कराई है। हम्म। क्यों गोलियां चली, ये तो क्यों वही- चलवाई आपने? मुझे एक चीज़ बताओ, उस मुकदमे में एक चीज़ और कही जाती है कि जवाहर यादव के गाड़ी के पीछे पीछे उनका साला, 2 साले, उनके बड़े भाई, ये सब उनके सुरक्षा में थे। अगर उनसे मेरी कोई अदावत होती, मैंने या मेरे परिवार ने कुछ ऐसा किया होता, तो क्या गवाही के लिए उनको छोड़ दिया जाता क्या? अदावत कोई व्यक्ति अपने गवाह को छोड़ता है क्या? और उस परिस्थिति में जबकि वो सब इकट्ठा हों, तो ये एक मनोवृत्ति थी और कल्पना थी। हम लोगों का मुलायम सिंह यादव जी से झगड़ा था, ये उसका खामियाजा हमें भोगना पड़ा, बालू जबकि के उससे ठेके दूर और दूर टेंडर तक को हमारा लेकर? कोई मतलब नहीं था। बालू के ठेके टेंडर को लेकर? बालू के ठेके टेंडर से उनका कोई लेना देना ही नहीं था, कोई लेना देना ही नहीं था, दूर दूर तक नहीं था। आप कह रहे हैं ये राजनीतिक कारण से हुआ, मुलायम सिंह यादव ने ये आरोप करवरिया परिवार पर लगवाया, लेकिन इस हत्याकांड के बाद पूरे जिले में आपका रसूख बढ़ गया। पूर्वांचल में तिवारी हाथा के बाद करवरिया बंधु ब्राह्मणों के, आप जो कह रहे हैं सर्व समाज के सबसे बड़े नेता हो गए। तो किस प्रकार से उस घटना के बाद आप स्वयं को देखते हैं? देखिए, उस घटना के बाद यहाँ पर अगर आप सही पूछे तो सामाजिक तौर पर विभाजन हुआ। लोगों को ये लगा, एक तो वो क्रिमिनल हिस्ट्री सीटर थे, आपको शायद नहीं मालूम होगा कि पूरा परिवार क्रिमिनल हिस्ट्री सीटर है। साले से लेकर के बड़े भाई से लेकर के उनका स्वतः क्रिमिनल हिस्ट्री सीट थी। दर्जनों मुकदमे हत्या, अपहरण, इस तरह के उनके खिलाफ थे। जब वो नहीं रहे और उस पर हम पूरा परिवार फंसाए गए, तो निश्चित रूप से समाज के एक अंग का सिंपैथी हमको मिला कि ये एक परिवार ऐसा है जो कि इसमें इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी इसको इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो उसकी हमको सिंपैथी मिली और जनता हमारे साथ आकर के खड़ी हो गई। तो कहीं अच्छा होता है तो कहीं ख़राब भी होता है। उसमें जिस काम को हमने नहीं किया, जिससे हमारा मतलब नहीं था, आज भी मेरे 2 भाई जेल में हैं, मैं भी 10 साल जेल काट करके बाहर आया। तो एक तो बुराई हुई कि उसमें हम आरोपित किए गए, लेकिन अगर दूसरा पहलू देखें तो जनता ने तो हमको स्वीकार किया ना कि इनको गलत फंसाया जा रहा है, लिहाजा हम इनको हाथों हाथ लेंगे। तो हमको अदालत ने तो दोषी ठहराया, लेकिन जनता ने हमको पाक साफ समझा। तो कानून का ये फेलियर था आप लोगों को दोषी साबित? कानून में अब न्याय कहाँ होता है? अब तो प्रोफाइल देखी जाती है, फाइल नहीं देखी जाती है। आपकी प्रोफाइल क्या है, उस आधार पर निर्णय होते हैं। आपकी फाइल को कोई पढ़ता भी नहीं है। हम तो प्रोफाइल के नाते फंसे, उसके नाते हम सजा पाए। एक आरोप और करवरिया परिवार पर लगता है, श्री प्रकाश शुक्ला और अतीक अहमद ये दोनों संपर्क में आए और इसका सूत्रधार करवरिया परिवार को कहा जाता है। कैसे संपर्क में आए मतलब? दोनों का आपस में तालमेल होना या दोनों का आपस में बातचीत होना, दोनों की किसी घटनाओं को साथ में अंजाम देना, ऐसे आरोप आपके परिवार पर लगते हैं। वो दोनों तो दूसरे मिजाज के थे, मैं दूसरे मिजाज का हूँ। हमारा उनका कोई वही नहीं है। हम राजनीति में हैं, हम जनता के बीच के व्यक्ति हैं, वो राइफल बंदूक के बीच के व्यक्ति हैं। हमारा उनका क्या साबका है और उनसे हमारा क्या लेना देना है? बसपा और भाजपा, ये तालमेल कैसे आपने या पूरा परिवार ने ठीक बना कर रखा? आपके परिवार से सांसद हुए जो है बड़े भाई आपके कपिल मुनि जी, फिर आप विधायक हुए, फिर एक भाई आपके जो है सूरज भान जी वो एमएलसी हुए। ये सपा भाजपा, ये तालमेल कैसे बना? तालमेल तो भाजपा और बसपा का था ही। 2002 में हमने साथ में सरकार बनाई थी। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी को राखी बांधती थी मायावती जी। तालमेल तो भाजपा और बसपा का था, तो हमारा तालमेल होने में क्या बुराई थी? हम भाजपा में थे, भाई सपा में, बसपा में थे। जब भाजपा और बसपा का प्रदेश स्तर पर तालमेल था, तो यहाँ घर स्तर पर तालमेल में कौन सी बुराई थी? 2014 में आपने न्यायालय में सरेंडर किया और आपके खिलाफ वारंट जारी था। अभी आप बता भी रहे थे कि ये लगभग बदले की कार्रवाई थी और आपका आरोप मुलायम सिंह यादव पर था। तो क्या लगता है आपको कि
अभी आप न्यायालय पर भी प्रश्न कर रहे थे कि अब फाइल नहीं प्रोफाइल देखी जाती है। हाँ, ठीक बात है। तो क्या सरकारों का, जुडिशरी का, ऐसा सरकारों का एक तरह से मान भी लिया जाए कि आपके साथ जो है व्यवहार ठीक नहीं रहा, जुडिशरी का क्या लेना देना इससे? नहीं, सरकारों के व्यवहार का मतलब नहीं है, जुडिशरी का मैं दूसरी चीज़ कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप किसी की फाइल को पढ़ेंगे तब उस पर आप निर्णय कर सकते हैं, लेकिन आप प्रोफाइल अगर देखेंगे कि अरे ये करवरिया लोग हैं, एक भाई सांसद, एक भाई एमएलसी, एक भाई विधायक, एक भाई ब्लॉक प्रमुख, चाचा का लड़का, दूसरा पक्षी है, तो जो प्रोफाइल आप देखेंगे तो आप फाइल पे नहीं जाएंगे, उसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है उसको आप भूल जाएंगे। आप सोचेंगे अरे हाई प्रोफाइल के हैं, इनको सजा वजा करो भाई, मुझसे क्या लेना है, आगे की कोर्ट हाई में जाए। प्रोफाइल के हैं तो दोषी होंगे? दोषी होंगे नहीं, अपने ऊपर बवाल नहीं लेते। अब नौकरी हो रही है, मैं अगर कहूँ तो न्यायालय की अवमानना नहीं है ये। अब नौकरी हो रही है, अब न्याय नहीं हो रहा है। पहले न्याय होते थे, अब नौकरी चल रही है, अब न्याय समाप्त है। मुलायम सिंह यादव के बाद उत्तर प्रदेश की कमान अखिलेश जी ने संभाला। हाँ, युवा थे, कहते हैं अच्छा हमने विकास किया 2012 से 17 की सरकारों में। उनसे कभी ट्यूनिंग करवरिया परिवार का? पहली बात तो अगर उन्होंने विकास किया होता तो 17 में जाते क्यों? उनकी सरकार गई ना 17 में। अगर उन्होंने विकास किया होता, गुंडा राज समाप्त किया होता, तो उनको जनता हटाती क्यों? पहला विषय तो इसलिए उन्होंने कोई विकास नहीं किया, कोई अच्छा काम ऐसा नहीं किया कि जनता उनको फिर से चुन करके ले आती। और हमारी उनकी ट्यूनिंग की कोई मतलब ही नहीं था। अतीक अहमद रोड़ा थे उसमें? नहीं, अतीक अहमद रोड़ा नहीं थे। हमारे उनके पिताजी ने हमें फर्जी मुकदमे में फंसाया, तो हमारा उनका तो कोई तालमेल बन ही नहीं सकता है। कभी विचार आया इतने लंबे राजनीतिक जीवन काल में? मृत्यु आ जाए वो अच्छा है, वो विचार ना आए। मुख्यमंत्री जी से कैसे संबंध है आपके? वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। ठीक संबंध है, जैसे एक पार्टी के कार्यकर्ता के अपने नेता से संबंध होते हैं, उसी प्रकार से मेरे भी उनसे संबंध हैं, अच्छे संबंध हैं। और हर पार्टी के कार्यकर्ता को अपने मुखिया से अच्छे संबंध बना के रखना चाहिए, और मुखिया का भी कर्तव्य है कि अपने कार्यकर्ता की चिंता करता रहे। लेकिन मुखिया जो है वो ब्राह्मण समाज के साथ समन्वय ठीक नहीं दिखता है, विरोध दिखता है। ये मुझे लगता है कि विपक्षी पार्टी और मीडिया की ही देन है जो ऐसा करते हैं, मुझे ऐसा लगता नहीं है। नहीं, उदाहरण है इसके कि हरिशंकर तिवारी जी के मूर्ति का जो है अनावरण होना था और चबूतरे पर बुलडोजर चल गया। वो वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स हावी थी, उसमें कोई ब्राह्मण और उसका मामला नहीं था। वो लोकल जो वहाँ की पॉलिटिक्स थी वो हावी हो गई वहाँ। खुशी दुबे का मामला जो है, विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ लेकिन पीड़ित खुशी दुबे रही, उसका कोई लेना देना नहीं इस मामले से। ये थोड़ा सा पुलिस का जो रवैया रहता है ना, ये सरकारों को डगमगाता है, और पुलिस अपनी चाल में चलती है। तो इसमें बहुत सरकार का दोष नहीं रहता है, क्योंकि उसमें पुलिस के कर्मचारी मारे गए थे, पुलिस के अधिकारी मारे गए थे, तो उन्होंने अपनी खुंदस को उतारी और सरकार बदनाम हुई उसमें। ये पुलिस की कार्यवाही रहती है, लेकिन पीएन पाठक के आवास पर बैठक होता है, भाजपा ब्राह्मण विधायक एकजुट होते हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी नाराज हो जाते हैं, जबकि इसके बाद जाट, गुज्जर, अन्य समुदायों का, लोधी, छत्री समाज का अन्य बैठकें हुई, लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ये सब चीज़ें देख कर लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया ब्राह्मणों के थोड़े विपरीत हैं। नहीं, नाराज तो प्रदेश अध्यक्ष हुए, मुख्यमंत्री तो नहीं हुए, तो मुख्यमंत्री के ऊपर तो ये आरोप लग नहीं सकता। तो प्रदेश अध्यक्ष पर ये आरोप लगाया जा सकता है? नहीं, मैं आरोप की बात नहीं करता। दूसरी चीज़, मैं दूसरा विषय कहता हूँ। पहली बात तो उसमें मुख्यमंत्री जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही जहाँ कि ये लगे कि मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कुछ कहा। दूसरा, इन विधायकों को या तो बैठना नहीं चाहिए था। क्यों? और बैठे थे तो फिर कदम पीछे नहीं हटाना चाहिए था। जिस विषय को लेके आप बैठे हैं उस विषय को अंजाम तक छोड़ करके उस बैठक को समाप्त करना चाहिए था, जो भी विषय उनका रहा हो। मैं उन विधायकों से भी अपील करता हूँ, मुझे एक दो विधायक अलग मिले भी। तो विषय की कोई जानकारी हुई? नहीं, उन्होंने कोई विषय नहीं बताया। तो हर आदमी अपने टिकट के चक्कर में विषय को छुपाता है ना। अब तो टिकट कैसे मिले, समाज रहे चाहे चूल्हे भाड़ में जाए, कार्यकर्ता रहे चाहे चूल्हे भाड़ में जाए, मेरा टिकट कैसे बचे इसकी चिंता ज़्यादा है। तो अगर इसी की चिंता थी तो बैठना नहीं चाहिए था। और अगर आप बैठ गए थे तो जो विषय को लेकर के, अगर आप किसी विषय को लेकर के बैठे थे तो उस विषय पे चर्चा करके उसको अंजाम तक ले जाना था।
आपने दूसरी तारीख दी बैठने की, फिर उस तारीख पर आप बैठे नहीं। आपने समाज को क्या मैसेज दिया? आप बैठे किस लिए थे? आपने कोई मैसेज तो दिया नहीं। और जो लोग इस बैठक का विरोध करते हैं उन्होंने भी गलत किया। बैठक तो कोई भी, अब हम ही 10 लोग बैठते हैं तो बैठ करके चर्चा नहीं करेंगे। राजनीतिक व्यक्ति है, आपस में बैठेगा, चर्चा करेगा, समाज की चर्चा करेगा, राजनीति की चर्चा करेगा, देश की चर्चा करेगा, प्रदेश की चर्चा करेगा। इसमें कौन सी बुराई है? केशव मौर्य से इतने नाराज क्यों रहते हैं आप? नहीं, मेरे मित्र हैं, उम्र में छोटे हैं, कद में बड़े हैं। आपने तो यहाँ तक कह दिया कि मुख्यमंत्री बनने के काबिल नहीं है। नहीं, मैंने ये कहाँ कहा? मीडिया में ये है विषय। नहीं, मैंने ये कहा कि मुख्यमंत्री लोकप्रिय व्यक्ति होना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं है काबिल। लोकप्रिय नहीं है, डिप्टी सीएम है। डिप्टी सीएम लोकप्रिय हो यह जरूरी नहीं है। समीकरण वाले नेता हैं, मुझे ऐसा लगता है। अगर 2012 की घटना नहीं हुई होती तो केशव प्रसाद मौर्य इतने बड़े नेता प्रयागराज से निकलकर बन पाते अगर करवरिया परिवार बाहर रहता? नहीं, मेरे मित्र हैं। मैंने कहा ना, वो उम्र में छोटे हैं, कद में बड़े हैं। मैं 10 साल अंदर रहा, छोटे अब बड़े हो गए, अच्छी बात है। अंदर रहने की वजह से बड़े हो गए। और एक कहावत है ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो ऐसे बड़े नहीं होना चाहिए, फल भी लगे, छाया भी दे, चिंता भी करें लोगों की। तो कोई भी नेता हो, कितना भी बड़ा हो जाए, वो वृक्ष छायादार और फलदार हो तो अच्छा लगता है। अंतिम बार भेंट कब हुई आपकी? होती रहती है भेंट होती रहती है। भारतीय जनता पार्टी ने इतने बड़े सूबे का उप मुख्यमंत्री उनको बनाया, पिछड़े समाज का बड़ा चेहरा उनको मानती है। आप कह रहे हैं फलदार वृक्ष नहीं है, ये प्रयाग की लोकल पॉलिटिक्स की वजह से या कुछ और? आप लंबे समय से राजनीति में रहे, कुछ और आप देख पा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि पिछड़े चेहरे की वजह से बनाए गए ना, लोकप्रियता की वजह से बनाए गए कि पिछड़े चेहरे की वजह से बनाए गए, ये बताओ आप मुझे। अब संगठन ने जो समीकरण साधा उसमें पिछड़े चेहरे के नाते ही, पिछड़े चेहरे के नाते बनाए गए ना, तो मेरी बात आपने समझ ली कि वो समीकरण के नाते बनाया गया होगा। अगर लोकप्रियता के नाते बनाया जाता तो ये शब्द ना आता कि पिछड़ा चेहरा है। चेहरा तो लोकप्रिय होता और बनता तो स्वीकार है, लेकिन लोकप्रिय नहीं और बन जाए तो उसको कैसे आप कहेंगे कि लोकप्रिय? पिछड़ा और हिंदुत्व, हिंदुत्व कहाँ है? विश्व हिंदू परिषद से निकले तो विश्व हिंदू परिषद तो समाज का काम करता है, केवल हिंदुओं का काम करता है क्या? हमारे संघ के वो हैं, क्या नाम है उनका, वो मुस्लिमों के बीच में काम करते हैं, इंद्रेश जी। तो हम तो समाज का काम करते हैं ना, हम कोई हिंदू मुस्लिम में नहीं बांटते। और मैं एक चीज़ और कहूँ आपको, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ ना, तो जो अपने को हिंदू समझता था, चाहे वो मुस्लिम रहा हो, चाहे सिख रहा हो, चाहे ईसाई रहा हो, जो हिंदू समझता था वो भारत में रुक गया। जो अपने को मुस्लिम समझता था वो पाकिस्तान चला गया। तो जो यहाँ है वो तो सब भारत का वासी है ना। वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा, पिछड़ा, सवर्णीय कहाँ से आता है? तो भारत का नागरिक है, उसको भारत की मान्यता है। तो ये मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं हम हिंदू हैं, और उसके बाद अगर जात की बात आएगी तो मैं छत्री हूँ। भाई वो बड़े हैं, कह सकते हैं, और कोई क्या कहता है मैं उसको नहीं कहता। और अगर जाति का, जैसे मैंने भी कहा मैं जात से ब्राह्मण हूँ, तो इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन हम काम किसका करते हैं? काम तो हम सारे समाज का कर रहे हैं ना। तो अगर हम सारे समाज का काम कर रहे हैं तो किसी भी वर्ग से आ रहे हैं, उसमें बुराई क्या है? और राजनीतिक व्यक्ति किसी भी वर्ग का होगा, वो काम तो सभी का करेगा ना। एक वीडियो में दावा किया गया कि केशव मौर्य अतीक अहमद के क्षेत्र से चुनाव तो लड़ते थे लेकिन डर के मारे प्रचार में नहीं जाते थे। ये आपके द्वारा किसी वीडियो में देखा गया था। आपने ये कहा? मैंने ऐसा नहीं कहा। दूसरी बात आपने कहा था। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहाँ कहा ऐसा? ऐसा किसी वीडियो में हम लोग देखे उस नहीं, मेरे संज्ञान में तो नहीं है। हो सकता है किसी ने AI का वीडियो चला दिया हो, लेकिन मैं ऐसा क्यों कहूँगा? अगर चुनाव पार्टी दे रही है टिकट, हाँ, जीतना न जीतना अलग बात है। एक सम्मानजनक वोट प्राप्त होता है तो अच्छा रहता है। तो अगर अतीक का डर नहीं था तो मुरली मनोहर जोशी जी इलाहाबाद छोड़ करके काशी चले गए? नहीं, ऐसा नहीं, अतीक के डर से नहीं गए। मुरली मनोहर जोशी जी ने प्रयागराज में जितना विकास का काम किया, किसी प्रधानमंत्री ने भी इतना अपने क्षेत्र में काम नहीं किया होगा। और मुरली मनोहर जोशी जी यहाँ चुनाव हारे नहीं थे। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी
और सीओ से लेकर के और आईजी तक बूथ कब्जा करवा रहे थे। जनता से मुरली मनोहर जोशी जी नहीं हारे थे, प्रशासन ने उनको हरवाया था। इस बात से वो बहुत आहत थे और आहत होकर के उन्होंने प्रयागराज छोड़ा। यही बात जो है बंगाल चुनाव के लिए जो है ममता विपक्ष बनर्जी कहता है क्या कि बूथ कैप्चरिंग, आईजी, प्रशासन सब कुछ बदल करके सरकार। इलेक्शन कमीशन ने सब किया है। नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, मैं तो बंगाल गया भी नहीं और वहाँ की क्या वस्तुस्थिति थी मुझे जानकारी भी नहीं है, लेकिन मैं प्रसन्न हूँ कि हमारी पार्टी जो है बहुमत से जीती है, बहुत भारी बहुमत से जीती है। हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। सुनील बंसल जी से कैसे संबंध हैं आपके? अच्छे संबंध हैं मेरे, अपने सभी नेताओं से अच्छे संबंध हैं। एक घटना प्रयागराज में घटती है, मुख्यमंत्री जी सदन में कहते हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और इसके बाद प्रयाग में अतीक अहमद और उनके भाई की सड़क पर दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। ये कानून का फेलियर था, सरकार कैदी को सुरक्षा और मेडिकल की सुविधा मुहैया नहीं करवा पाई। कैसे देखते हैं आप? देखिए, और अच्छी इसके बाद प्रयाग में परिवर्तन क्या हुआ? पहली बात तो जो मुख्यमंत्री जी ने हाउस में कहा उसको उकसाया तो अखिलेश यादव जी ने। वो खुद चाहते थे कि किसी प्रकार से अतीक जी का साम्राज्य समाप्त हो, तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी को उकसाया। अब मुख्यमंत्री जी ने उसको स्टेटमेंट दिया, उनको पूरी सुरक्षा दी गई, पूरा मेडिकल की सुविधा दी गई, सारी चीज़ें दी गई, लेकिन अब आप ये माइक लेके आओ और बगल में पिस्तौल रखे रहो, मुझे मार के चले जाओ, तो इसे मुख्यमंत्री तो नहीं बचा पाएंगे। उसके बाद की कार्रवाई मुख्यमंत्री जी करेंगे। तीनों जो हत्या करने में शामिल थे, 3-4 लोग, सारे आज जेल में पड़े हुए हैं। तो कानून तो मुख्यमंत्री जी ने ये किया ही कि उनको उठा करके जेल में भेजा, ये तो सरकार ने ही किया है। इसके बाद प्रयाग में परिवर्तन क्या हुआ, कैसे आप देखते हैं अतीक अहमद के न रहने के बाद? अभी प्रयाग में अगर मैं सही माने में कहूँ तो ज्वालामुखी अंदर अंदर धधक रहा है। जैसे ज्वालामुखी अंदर अंदर धधकता रहता है ना, तो अभी धधक रहा है, अभी वो शांत नहीं हुआ है। और जिस दिन योगी जी की सरकार के खिलाफ कोई काम होगा, मान लीजिए कि जिस दिन कभी अगर भविष्य में, राजनीति है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, योगी जी हटते हैं और सपा या कोई और आता है, तो उस दिन ये ज्वालामुखी फूटेगा। उस दिन प्रयागराज के लिए बहुत खतरनाक दिन होगा, क्योंकि अभी सब चुपचाप बैठे हैं कि योगी जी हैं, अभी चुप रहो, अभी चुप रहो, अभी चुप रहो। लेकिन अगर दुर्भाग्य ऐसा हुआ तो प्रयागराज को संभालना कठिन होगा। 27 को लेकर आप कुछ कह रहे हैं? आपका इशारा 27 की तरफ है। 27 की तरफ कह लें या जो भी कह लें, योगी जी जैसा मुख्यमंत्री ही प्रयागराज को बचा पाएगा। प्रयागराज क्या, उत्तर प्रदेश को भी बचा पाएगा, वही बचा ही रहे हैं, क्योंकि स्ट्रांग आदमी चाहिए उत्तर प्रदेश में। आपकी रिहाई केशव प्रसाद मौर्य के प्रयाग की पकड़ को चुनौती दे रही है? मेरे नेता हैं भाई, वो आज डिप्टी सीएम हैं। मैंने कहा ना कि उम्र में कम है लेकिन कद में बड़े हैं, तो मेरी क्या चुनौती मैं उनको दूंगा? वो अर्श पे, मैं फर्श पे, मैं किसी काबिल हूँ क्या? पर राजनीतिक जो विश्लेषक हैं उनका यह मानना है कि आपकी जो रिहाई है वो केशव मौर्य के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व के द्वारा। अब प्रभावशाली का ये तो विश्लेषक कह रहे हैं, पर मैं स्पष्ट आपसे पूछूं, क्या मुख्यमंत्री द्वारा आपको इस्तेमाल किया जा रहा है केशव मौर्य के खिलाफ? नहीं, मेरी तो मुख्यमंत्री जी से 6 महीने से मुलाकात भी नहीं हुई। मेरी तो मुख्यमंत्री जी से ना बात हुई, ना मुलाकात हुई, ना कुछ हुई। हाँ, मेरी थोड़ा सा एक आदत है, इसको आप अच्छा मानो चाहे ख़राब मानो, मैं स्पष्ट बात करता हूँ। लोग चिंता करते हैं ना कि मैं अगर कोई सही बात कह दूंगा तो पार्टी में मेरे लिए क्या होगा, अमुक व्यक्ति मेरे लिए क्या सोचेगा। मैं जो सत्यता है उसको कहता हूँ, मैं लाग लपेट वाली बात नहीं कर पाता हूँ। अब इसका चाहे जो आदमी जो अर्थ निकाले। आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, आप मानते हैं कि राजनीतिक हैसियत उनकी बढ़ी है उत्तर प्रदेश में? हैसियत बढ़ी है, राजनीतिक बढ़ी है कि नहीं बढ़ी नहीं जानता। थोड़ा स्पष्ट करिए इसको। और आर्थिक बढ़ गई है। करप्शन का चार्ज लगा रहे हैं? नहीं, आर्थिक तो वही, कोई व्यापार करता है, कोई कुछ करता है तो बढ़ जाता है।
आप सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हो, सरकार वो पे भी नहीं उप लगा। मुख्यमंत्री पर। नहीं, मैं भ्रष्टाचार करे भाई, कोई भी व्यापार क्या किसी को छूट नहीं है क्या करने की? अगर कोई राजनेता हो गया तो क्या वो व्यापार नहीं कर सकता क्या? व्यापार तो कर ही सकता है ना, उसमें कहीं प्रतिबंध तो है नहीं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेवती रमन सिंह के खिलाफ आप एक मजबूत प्रतिद्वंदी थे। आज रेवती रमन सिंह के बेटे उज्जवल रमन सिंह प्रयागराज से सांसद हैं। कैसे देखते हैं आप? रेवती रमन जी की क्वालिटी अलग है, उज्जवल रमन जी की क्वालिटी अलग है। रेवती रमन जी अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ने वाले व्यक्तित्व हैं। उज्जवल रमन जी में वो कैलिबर नहीं है। मुख्यमंत्री जी का जादू प्रयाग में चल नहीं पा रहा है, वो चाहे केशव प्रसाद मौर्य की वजह से हो या जो राजनीतिक विश्लेषक, और आप लंबे समय से राजनीति में हैं तो आप उसे ज़्यादा ठीक से समझ पा रहे होंगे। तो आप पर जो संगठन दाव खेलना चाहती है वो एक तीर से दो निशाना है। एक केशव का कद घटाना, दूसरा आपको उनके सामने एसेट के रूप में खड़ा करना। भाई आप बार बार केशव जी का ही नाम क्यों लेते हैं? मैं कह रहा हूँ कि वो अर्श पे, मैं फर्श पे, मेरा उनका कोई जोड़ नहीं है। वो हमारे नेता है, डिप्टी सीएम हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर्स में से एक हैं इस समय। आपने कहा कि हम आप लोगों स्पष्ट की- बात करते हैं। हाँ। 2027 उदय भान करोरिया, सक्षम करोरिया। सक्षम अभी छोटा है, अभी 22 साल का है, अभी बीकॉम ऑनर्स का उसका फाइनल ईयर है, अभी छोटा है। उदय भान करोरिया उदय भान करवरिया 29 लड़ना चाहते हैं लोकसभा, 27 नहीं लड़ना चाहते। लड़ना नहीं चाहते, बाकी पार्टी का निर्णय। लड़ना लोकसभा चाहते हैं। मेजा को छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा क्यों छोड़ देंगे भाई? नहीं, चुनाव नहीं लड़ेंगे आप? चुनाव नहीं लड़ेंगे अपने यहाँ का- का प्रतिनिधित्व मैं नहीं दूसरा करेंगे कहता तो? चुनाव क्या जरूरी है कि स्वतः ही लड़ा जाए? चुनाव अपने कार्यकर्ता को नहीं लड़ाएंगे। विधायक कार्यकर्ता क्या आप पार्टी का कार्यकर्ता भाई। पार्टी जिसको टिकट देगी उसकी मदद नहीं की जाएगी क्या? सब आप ही हो जाएंगे तो दूसरा क्या होगा? आप 29 का चुनाव लड़ना चाहते हैं। प्रयागराज भाजपा संगठन कई गुटों में बटा है। खासकर ब्राह्मण नेताओं के बीच शुक्ला, पांडे, ओझा अलग अलग गुट बने हुए हैं। उदय भान करोरिया ब्राह्मण नेताओं और मतदाताओं दोनों के बीच मजबूत पकड़, जेल में रहने के कारण ये सहानुभूति, ये सब कुछ मिलाकर के इन विभाजनों को दूर करके कैसे आप 29 को सफलता के रूप में परिवर्तित करेंगे? मैं करवरिया हूँ ना, करवरिया, न पाड़े, न शुक्ला, न तिवारी, न दुबे, करवरिया है। तो करवरिया के साथ सब मिल करवरिया जाते टाइटिल है संभवतः, जो हैं। मेरी करवरिया के साथ जानकारी तो है। सभी मिल जाते हैं। करवरिया को स्पष्ट दुबे से करवरिया, इसी को आप जरा स्पष्ट कर दीजिए। देखिए हम लोग कोडरिया दुबे हैं और कोडरिया बिगड़ते बिगड़ते करवरिया हो गया। जो भी सरजूपारी ब्राह्मण हैं वो सब गोरखपुर से इधर को प्रवास करके आए हैं। मूल गोरखपुर ही है सारे सरजूपारी ब्राह्मणों का। किस पीढ़ी में यहाँ प्रयाग आना हुआ? अब ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरे बाबा के पिताजी का तक तो मुझे मालूम है। स्वर्गीय जगत नारायण करवरिया जी मेरे बाबा हैं, तो उनके पिताजी तक तो मालूम है कि आए थे, तो उसके पहले ही आए होंगे, और कब आए हैं ये इसका मुझे ज्ञान नहीं है। चलिए वापस आते हुए, SC/ST एक्ट जो है उस पर आप कहते हैं उगाही करने वाला कानून है। पैसा देना बंद कर दीजिए, SC/ST कानून लगना बंद हो जाएगा। दलित समाज नाराज नहीं होगा? क्यों नाराज ऐसे होगा? बयानों से। वो दलित समाज थोड़ा कोई SC/ST करता है, तो कानून में व्यवस्था दे दी गई है। कोई उसको उकसा देता है कि मुकदमा कर दो तुम्हें पैसा मिलेगा, वो पैरवी करता है, थोड़ा पैसा वो ले लेता है, बाकी उसको दिला देता है, और पैसा मिलने के बाद समझौता हो जाता है। 100% ऐसे तो केस नहीं होते होंगे। 90%, 90%। चूंकि आप समाज में काम करते हैं, फिर 10% का क्या? नहीं, आप मुझे एक चीज़ बताओ, हम इंसान हैं या जात हैं? अगर हम इंसान हैं तो एक इंसान ने दूसरे इंसान का उत्पीड़न किया, मान लीजिए हमने आपको धक्का दे दिया, आपने हमको धक्का दे दिया, तो एक मुकदमा लगता है 323 का कि आपस में इन दोनों ने झगड़ा किया। आपकी जात से मुकदमा लगेगा, ये कहाँ तक न्याय है? जात आपकी होगी, उसके कारण आपके ऊपर ये मुकदमा गंभीर लग जाएगा, ये कौन सा न्याय है? ये संविधान पर प्रश्न है। संविधान बनाने वालों ने 10 साल के लिए संविधान में आरक्षण दिया।
10 साल तक, और हम अपनी राजनीतिक लाभ के लिए उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। राजनीतिक आरक्षण 10 साल के लिए दिया। हाँ, 10 साल के लिए दिया। तो आरक्षण तो संपूर्ण रहा, संपूर्ण रहा। राजनीतिक आरक्षण नहीं, राजनीतिक नहीं साहब, आरक्षण जो दिया गया संविधान को आप देखो कि 10 वर्ष में ये कहा गया कि सारा समाज बराबर हो जाएगा। जो दलित हैं, समाज में कमज़ोर लोग हैं, उनको भी समाज की मुख्य धारा में ले आ दिया जाएगा। अब अगर 10 साल, आज 76 साल हो गए, अभी भी आप मुख्य धारा में नहीं ले आए तो आप कभी नहीं ला पाओगे, क्योंकि आप वोट की राजनीति के चक्कर में मुख्य धारा में कभी लाओगे ही नहीं। तो मुकदमा कोई भी होता है वो जात आधारित होता है या झगड़ा आधारित होता है? मेरा प्रश्न ये है। जात आधारित मुकदमा अगर है तो SC ST में भाई बड़ा कठिन है, लेकिन अगर 2 व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हुआ तो एक नॉर्मल सा मुकदमा हो। ये SC ST मुकदमा का क्या उचित है? फिर तो ST SC को सुप्रीम कोर्ट से सरकार ने बदल दिया और मध्य प्रदेश के चुनाव में उसका खामियाजा भी भाजपा सरकार भुगती। उसके बाद EWS, आज UGC कानून प्रधानमंत्री जी और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री ने नया कानून UGC कानून लाया। पिछले दिनों हम कलराज मिश्रा जी से बात कर रहे थे, उनका एक पॉडकास्ट का कार्यक्रम था, वो बड़े मुखरता से UGC का विरोध कर रहे थे। ठीक कर रहे थे। आप UGC को कैसे देखते हैं? खतरनाक, आरक्षण और मंडल आयोग से ज़्यादा खतरनाक। ये प्रधानमंत्री जी की गलती है? सरकार की गलती है। सरकार तो प्रधानमंत्री भाजपा की है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अब मालूम नहीं प्रधानमंत्री जी को मालूम था कि नहीं मालूम था, लेकिन संबंधित मंत्री को ये नहीं लागू करना चाहिए था। ये जो सामान्य अपने बच्चे हैं जो कंपटीशन में आगे बढ़ सकते हैं, उनको न बढ़ पाए रोकने का बहुत बड़ा कुचक्र है। जब आपने आरक्षण देके उनको नहीं आप रोक पाए, आप नंबर कम होने पर भी दूसरे को नौकरी मिल जाएगी, आपको नहीं मिलेगी, उसके बावजूद आप नहीं रोक पाए, तो अब उनके खिलाफ इस प्रकार के फर्जी मुकदमे दर्ज करा करके उनको रोकने का एक षड्यंत्र है। मैं इसको सामान्य वर्ग के खिलाफ सबसे बड़ा पृथ्वी में षड्यंत्र मानता हूँ। कलराज जी ने कहा यह विभाजनकारी है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? विचार क्या करना चाहिए? इसको वापस लेना चाहिए। अभी तो मैं पढ़ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने संभवतः इसको कहा है कि जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा। लेकिन सरकार को वापस लेना चाहिए था। हर चीज़ कोर्ट में जाने की नहीं है। लेकिन भाजपा के सवर्ण नेता इस पर कुछ बोल नहीं पाए। टिकट के चक्कर, टिकट कट जाएगा। या अमित शाह से डरते हैं? टिकट कट जाएगा। टिकट न कटे, टिकट बचा रहे, बाकी समाज चाहे जहाँ जाए। ऐसे लोगों को टिकट भी मिलेगा तो कैसे जीतेंगे? ऐसे सरकारें कैसे चलेंगी? चल ही रही है, देखिए चल ही रही हैं। अब तो टिट फॉर टैट है। आपने ये किया, दूसरा आएगा वो इससे ज़्यादा करेगा, तीसरा आएगा उससे ज़्यादा करेगा। तो फिर समाज तो लगातार बढ़ता जाएगा। समाज तो बढ़ चुका है साहब, समाज बचा कहाँ है? अमित शाह जी की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहे उसके लिए पूरा प्रयास करते हैं। छल भी, बल भी। अब कहते ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अंग्रेजी में एक कहावत है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। आप क्या मानते हैं, योगी आदित्यनाथ के दिल्ली जाने में रोड़ा अमित शाह है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पानी के प्रवाह को कोई रोक पाया है क्या? वो पत्थर तोड़ करके बालू बना देता है। बड़े से बड़ी चट्टान रख दीजिए, पानी का जब प्रवाह चलता है ना तो उस चट्टान को भी झटक देता है। तो मोदी जी के बाद योगी जी को आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं? नहीं, इनडायरेक्टली नहीं, मैं तो चाहता हूँ डायरेक्टली। इनडायरेक्टली अमित शाह जी को इग्नोर कर रहे हैं? नहीं, इग्नोर नहीं कर रहे, वो संगठन के मर्मज्ञ हैं। संगठन की उनकी जो पकड़ है वो लाजवाब है, उसकी कोई जोड़ नहीं है। प्रधानमंत्री देखिए, दो तरह की चीज़ होती है ना। एक होता है जो संगठन को बहुत बखूबी कर सकता हो, एक होता है जो देश को बखूबी चला सकता हो, प्रदेश को बखूबी। तभी तो दो चीज़ की ज़रूरत है। तभी तो देखिए, प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री। तो एक संगठन जो संगठन को अच्छा चलाए, एक जो देश को अच्छा चलाए, एक जो प्रदेश को अच्छा चलाए, तो दोनों में अलग अलग भिन्नता होती है। 4 दशक से ज़्यादा से आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं। क्या आप मानते हैं मोदी जी के बाद कमान किसको मिलनी चाहिए, योगी आदित्यनाथ को या अमित शाह को?
नहीं, मुझे तो लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी जैसा व्यक्ति जो है, देखिए एक चीज़ और समझो आप, अभी मैं देख रहा था कि कलयुग, ये कलयुग चल रहा है ना जी। भगवान विष्णु का अवतार कलयुग में भी होना है, कालकी के रूप में। तो और वो इसलिए होगा कि धर्म की स्थापना हो। जो अधर्मी लोग इस समय तांडव किए हैं, इनका विनाश हो, धर्म की स्थापना हो, हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बने। तो एक मजबूत व्यक्तित्व होगा तभी सोने की चिड़िया बनेगा, तभी अधर्म का नाश होगा, तभी धर्म की स्थापना होगी। तो धर्म की स्थापना तो करनी है ना। भारत को तो फिर से विश्व गुरु बनाना है कि नहीं बनाना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बना पा रहे? नहीं बना रहे हैं, उसमें प्रयास कर रहे हैं। अब जैसे देखिए, भाजपा जब खड़ी हुई ना, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, अडवाणी जी, इन सब ने मेहनत किया, तब हम आज इस बिल्डिंग पे हैं। ये सब नींव के पत्थर हैं जिन्होंने भाजपा, अगर नींव कमज़ोर होती तो आज हम इतना विशाल भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप न देख रहे होते। तो मोदी जी, पहले अटल जी बने प्रधानमंत्री, उन्होंने एक दिशा दी, मोदी जी बने वो दिशा दे रहे हैं। आगे जो आएगा उस दिशा को आगे लेकर के जाएगा। कौन आएगा? जो भी आएगा। नहीं, एक कार्यकर्ता के नाते आपके मन में क्या इच्छा है? अमित शाह, योगी आदित्यनाथ? आप नाम, मतलब मुझसे नाम स्पष्ट पूछना चाहते हैं? स्पष्ट अगर आप कार्यकर्ता के नाते करें, विधायक और नेता के नाते नहीं, एक कार्यकर्ता मैं के योगी नाते। आदित्यनाथ जी को चाहता हूं, अगर मेरी पूछे तो। और मेरा ख्याल है कि देश का अधिकांश कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का और दूसरे दल का भी आदमी चाहता होगा कि योगी जी आए। ठीक है। पिछले दिनों परीक्षा में पंडित शब्द का जिक्र आया था, जो आपके ध्यान जेहन में होगा। अभी पिछले सप्ताह ब्राह्मण की तुलना वेश्या से हो गई, इससे पहले यूजीसी कानून, ये सब कुछ योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश से हो रहा है। पंडित भी उत्तर प्रदेश की पेपर में आया। जिस राजकुमार भाटी ने ब्राह्मण को वेश्या से तुलना किया, उससे भी बुरा कहा, वो भी उत्तर प्रदेश में ही। किस प्रकार से देश की कमान संभालेंगे मुख्यमंत्री जी? आप किसी के मुंह को रोक नहीं सकते हैं। परीक्षा व्यवस्था ये तो सरकार करवाती है। भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, ठीक ना, और इक्वलिटी अगेंस्ट लॉ भी है। हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें सारी चीज़ें दी हैं। लेकिन कुछ लोग अपने को सोशल मीडिया में हाईलाइट करने के लिए कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया, इस तरह के उल जुलूल के स्टेटमेंट्स देते हैं, उल जुलूल की बातें करते हैं। लेकिन समाज उनकी मानसिकता को समझता है और ऐसे लोगों को समाज जवाब देता है। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी का विषय है, कानून के जो भी हथकंडे हैं, उस तरीके से मुख्यमंत्री जी भी उस पर कार्रवाई करते हैं, प्रशासन भी उस पर कार्रवाई करता है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सॉफ्ट टारगेट है, ये आप नहीं मानते हैं? सॉफ्ट नहीं है, उत्तर प्रदेश ही नहीं, आप समाज की संरचना में देख लें कि जो मजबूत होगा टारगेट में उसी को लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि टारगेट में ब्राह्मण इसलिए क्योंकि मजबूत है। ये प्रसन्नता की बात भी है कि मजबूत हो आप, इसलिए टारगेट में आ रहे हो। बस संयम बढ़ते रहो, संयमित रहो और अपने को पहचानते रहो। आपको कोई टारगेट बना नहीं पाएगा, टारगेट बनाने वाले खुद ही टारगेट बन जाएंगे। वर्तमान समय के अनुसार आपने कहा बीटेक आपने किया है, उस समय बीई उस समय बी था। पिछले दिनों नीट की परीक्षा का पेपर रद्द कर दिया सरकार ने। धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछा गया, शिक्षा मंत्री हैं देश के, तो उन्होंने कहा पत्रकार भी इसमें सहयोग करें, लेकिन उन्होंने स्पष्टता से ये नहीं कहा कि अगला पेपर लीक नहीं होगा। आप स्वयं छात्र रहे हैं, मेधावी छात्र रहे हैं, एक पेपर का लीक होना पूरे जीवन क्रम को तोड़ देता है। खामियां हैं ये, और ये नौजवानों के लिए के प्रति जो है अच्छा नहीं। उनकी उम्र बीत जाती है, अगर पेपर एक बार दो बार लीक हो गए तो वो उस एज ग्रुप के बाहर हो जाते हैं, और फिर एक जो एज पढ़ने का अपना वो रहता है ना, जैसे कहते हैं कि एक स्टेमिना बनी हुई है पढ़ने की, वो ब्रेक होती है। वो ब्रेक होती है, नौजवान बहुत आहत होता है उससे। ये होता है अगर, तो नहीं होना चाहिए। ये इस खामी को दूर करना चाहिए। दूसरा एक नौजवानों का ही विषय है, भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा पेपर की तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी आई नहीं तब तक सवर्ण समाज का उम्र बीत जा रहा है।
इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को चिंता करनी चाहिए। करनी चाहिए, कर भी रहे हैं। आज के इस पॉडकास्ट में अगर क्योंकि तस्वीर भी पीछे है, नीलम करवरिया जी जो हमारे बीच में अब नहीं है, अगर उनकी बात ना करें तो ये पॉडकास्ट में मानता हूँ कि अधूरा है। कैसे याद करते हैं आप उनको? राजनीति से इतर हम लोग अब चलते हैं थोड़ा। जिंदगी दो तरह की होती है, एक जिंदगी जी जाती है और एक इन जिंदगी को चलाया जाता है। तो मैं ज़िंदगी जी नहीं रहा हूँ, बस चला रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। नीलम जी का आपके जीवन और करियर में कितना योगदान रहा है? पूरा योगदान रहा है, हम मित्र रहे हैं। कोई घटना, कोई बात, कोई ऐसा बहुत सी वाकया घटना। याद हो? किस प्रकार का? वो सपोर्टिव रोल में दिखी हो आपको, चूँकि पर्सनल हम नहीं जाएंगे, कुछ ऐसा राजनीतिक में। राजनीतिक में इससे बड़ा सपोर्ट क्या होगा कि जब परिवार को ज़रूरत पड़ी तो एक गृहिणी जो है वो सामने आ गई राजनीति में। घर से निकल करके उसने परिवार को संभाला, जनता को संभाला, कार्यकर्ताओं को संभाला। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? आप जब संघर्ष के दौर में थे तो उस समय उनका साथ कैसा रहा? उन्हीं के साथ से संघर्ष ही हो पाया। वो साथ ना होता तो अब तक रहते कहाँ। आप पॉडकास्ट लेने ना आ पाते, मेरे में रहता ही नहीं। ये तो उसी का कैलिबर था कि आज मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। राजनीति जैसे दबाव वाले क्षेत्र में परिवार को संभालना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है। उसने परिवार को भी संभाला, राजनीति को भी संभाला, व्यापार को भी संभाला। जितना हम 3 भाई इकट्ठा होकर नहीं कर पाते थे उतना उसने अकेले करके दिखाया। क्या कभी ऐसा कोई समय आया जब आपके फैसले की वजह से परिवार को मुश्किलों का सामना करना पड़ा? फैसले परिवार मिल करके करता है, कोई भी करता है तो मुश्किलें आएंगी तो सब पर आएंगी, खुशी आएगी तो सब पर आएगी। कोई ऐसा कठिन समय जिसमें विधायक जी ने आपसे कुछ कहा हो और जो आपको याद आता हो, बार बार ध्यान में आता हो बार बार? उसकी केवल एक मंशा रहती थी कि मेरा परिवार किसी भी प्रकार से बेदाग बाहर आ जाए। जिस प्रकार का आरोप लगा, इस आरोप से परिवार मुक्त हो। ये उसकी पूरी वो मतलब उसने अपना पूरा समय इसी में खपा दिया, इसी में खपा दिया पूरा समय। क्या राजनीति में सफल होने के लिए परिवार की भी कीमत चुकानी पड़ती है? चुकानी पड़ ही रही है, चुकानी तो पड़ ही रही है। इट इज़ द डर्टीएस्ट गेम। पॉलिटिक्स इज़ द डर्टीएस्ट गेम। राजनीति सबसे खराब खेल है। इसमें आपका अपना और पराया नहीं समझ में आता है। अभी आप मेरा पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, आप जब इसको रिलीज़ करेंगे तो कितने भीतरघाती समझ में नहीं आएंगे, जो अंदर अंदर जो है मन बनाएंगे कि उदय भान को कैसे हम डैमेज करें, निपटा दिया जाए, कैसे निपटा दिया जाए। लोग अंदर सामने नमस्ते करेंगे, पीछे वार करेंगे। राजनीति इसीलिए गंदगी है। नेता होना कठिन है। नेता कोई बन कहाँ पाया है? किसको नेता मानते लोग नेता? अपने को मानते हैं, नेता बन कहाँ पाता है आदमी? नेता वो है जिसका मन साफ हो, दिमाग साफ हो, मन में गंदगी ना हो, सारे समाज की सोचता हो। ऐसा एक उदाहरण है क्या कोई जो सोचता हो सबकी? आपके लिए ऐसा कोई उदाहरण? मेरे लिए तो ऐसा कोई उदाहरण नहीं। इस समय तो किसी नेता से मिली है तो वो जो है उससे ज़्यादा मांगने की कोशिश करता है। पूर्व में, वर्तमान में नहीं तो? देखिए, मेरे तो आदर्श डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी हैं, और मुझे याद है कि इतने ऊपर के स्तर पर रहने के बावजूद आज उनके पास घर नहीं है रहने के लिए, सरकारी घर में रह रहे हैं। उन लोगों ने ईमानदारी से अपने पूरे जीवन को खपाया। यहाँ कोई 2 साल के लिए विधायक, सांसद, मंत्री हो जाता है तो उसकी 7-8 पीढ़ियों के लिए पैसा आ जाता है। बहुत त्याग करना पड़ता है स्वच्छ राजनीति में। आपके लिए ज़्यादा मुश्किल क्या है, जनता की अपेक्षा या परिवार की? देखिए, मेरे लिए प्राथमिकता तो जनता नहीं, परिवार है। मैं राजनीति को छोड़ सकता हूं, आज अभी इसी वक्त छोड़ सकता हूं, परिवार के खुशहाली के लिए।
जब तक मेरा परिवार है, खुश है, तब तक मैं राजनीति में हूँ। और अगर परिवार को लगता है कि राजनीति की वजह से अब इतना ज़्यादा हम लोगों के साथ हो रहा है कि परिवार डैमेज हो रहा है, तो 1 सेकंड लगेगा राजनीति को छोड़ देंगे, क्योंकि राजनीति कोई मेरा धंधा नहीं है। हम समाज की सेवा के लिए राजनीति करते हैं, कोई धन उगाही के लिए नहीं करते हैं। बहुत से लोग हैं वो विधायक सांसद और ये सब बन जाते हैं, थोड़ा सा बन गए तो उनका हवा ढाबा अलग हो जाता है। मैं जैसा था वैसा आज भी हूँ। मैं 96 के लास्ट में बैंक का चेयरमैन बना, तब से लेके आज तक मैं वही उदयभान हूँ, न कुछ प्लस न कुछ माइनस, क्योंकि समाज के साथ समाज सेवा में हूँ। ईश्वर ने रोजी रोटी ऐसी दे रखी है कि किसी से मांगना नहीं है, कोई लूटपाट करनी नहीं है, अपने व्यापार से राजनीति भी चल रही, सब चल रही है। तो राजनीति जिनके लिए आर्थिक स्रोत होता है ना, उसके लिए परेशान रहते हैं कि कैसे पहुंच जाएं, कैसे कर लें। मेरे लिए वो स्रोत तो है नहीं। समाज सेवा का है तो समाज सेवा तो आप बगैर राजनीति में भी रह कर सकते हैं। समाज के लिए आपको अगर सेवा करना है, आपको अपने लोगों के बीच में सेवा करना है, तो ज़रूरी थोड़ी कि आप विधायक सांसद बने तभी सेवा कर पाएंगे। मैं तो आज कुछ भी नहीं हूँ, उसके बाद भी लोगों का जमावड़ा मेरे पास रहता है, मैं लोगों के पास जाता हूँ, वैसे ही स्वीकारता है। और मुझे अतिशोक्ति नहीं होगी कि एक सांसद विधायक से ज़्यादा स्वीकारिता है, क्योंकि लोगों को मालूम है कि ये आदमी ईमानदार है, जो कहेगा उसको करेगा। किसी मेरे कार्यकर्ता का दुख होगा मैं खड़ा रहूँगा, सुख होगा तो मैं खड़ा रहूँगा। तो सोशल वर्क भी तो आप कर सकते हो, कोई विधायक सांसद जरूरी नहीं है समाज सेवा के लिए। 2022 के विधानसभा चुनाव में मुझे अवसर मिला था विधायक से मिलने का। वो काफ़ी सहज, सरल और जो करवरिया परिवार का एक औरा बाहर समाज में बना है, उसका उन पर कोई असर नहीं मुझे जो दिखा। कैसे आप याद करते हैं विधायक जी को, और क्या उनकी कोई ऐसी इच्छा रही हो जिसे आप पूरा करना चाहते हो? देखिए, उनकी इच्छा तो सीधे पहली तो यही थी कि मेरा परिवार सब इस षड्यंत्र से बाहर आए, और मैं उसी में लगा हूँ कि किसी प्रकार से मेरे दोनों भाई भी बाहर आए। अगर मुझसे सारी चीज़ें मांग ली जाए ना, और मुझे ये शर्त रख दी जाए कि आज के बाद आप समाज में कहीं जाएंगे नहीं, आप राजनीति में भाग नहीं लेंगे, इस शर्त पर आपके भाई बाहर आ रहे हैं, कोर्ट भी कहे कोई भी कहे, मैं भाइयों को निकालने के लिए वो सब त्याग कर दूंगा। मुझे मतलब मैं कभी दिखाई भी नहीं पड़ूंगा कहीं। तो मेरे लिए सबसे प्राथमिकता मेरा परिवार है। मेरा परिवार अगर है तो मैं हूँ, अगर परिवार नहीं है तो ये राजनीति और वो क्या है, क्या मतलब है? किस बात का विधायक, किस बात का, उसको क्या करेंगे? भाषण देने के लिए करेंगे? काहे लिए करेंगे भाई? अगर आपका परिवार ही सुखी नहीं है तो आप बाहर समाज को क्या सुख दे पाओगे? आपकी पत्नी आपकी सबसे बड़ी आलोचक थी या सबसे बड़ा सपोर्टर? मेरी सबसे बड़ी, राजनीति में नहीं, मेरी सबसे बड़ी मित्र, सबसे बड़ी मित्र। आपको क्या लगता है कि आपकी छवि जो है जानबूझकर गलत तरीके से पेश की गई? नहीं, ऐसा नहीं है। जो मुझसे मिलता है, जो मेरे जैसे आपने औरा कहा ना, ये औरा शब्द तो नया नया आ गया है। जो हमसे एक बार मिल लेता है वो जानता है कि बहुत सुलभ और सरल हैं, लेकिन जो दूर से नाम सुनता है ना, उसको पता नहीं क्या लगता है कि कांटे चुभ जाएंगे, कि सींग लग जाएगी, कि क्या कर जाएगी, क्योंकि लोग इस तरह की एक इमेज बनाते हैं समाज में। लेकिन जो हमसे आकर के मिल लेता है वो हमको जान जाता है कि नहीं, ये आदमी कितना सिंपल और सरल है। अगर आपको पूरा अधिकार मिले तो आप शहर में सबसे पहले क्या बदलाव करना चाहेंगे? सबसे पहले तो जाम की स्थिति को समाप्त करना चाहूँगा। ये जो फुटपाथ पर लोग नहीं, अभी हमारे यहाँ सड़कें चौड़ी हुई है प्रयागराज में, अब वो चौड़ी इसलिए हो गई, मुझे लगता है कि लोग अपनी मोटरसाइकिल और अपनी कार खड़ी कर सकें। चलने के लिए उतनी ही सड़क है, कहने को चौड़ी हो गई है। तो सबसे पहले तो इसको देखो कि कम से कम अगर कोई आदमी बीमार है और एम्बुलेंस जा रही है तो वो पूरी स्पीड में जा तो सके अस्पताल तक। पता चला वो बेचारा हॉर्न दे रहा है, लोगों को सुनने की वो नहीं है। तो पहले तो अपना शहर इस योग्य बने कि किसी को हम वहाँ तक भेज तो सकें। आगे क्या राजनीतिक लक्ष्य है आपका? लक्ष्य नहीं है कुछ राजनीतिक। लक्ष्य तब होता है जब आप किसी के पीछे भागो। मैं राजनीति के पीछे भागता नहीं, मेरा लक्ष्य समाज सेवा है। अभी 29 तक है।
नहीं, 29 तो लोकसभा का चुनाव है, लड़ने के लिए पार्टी कहेगी तो लड़ूंगा, नहीं तो मेरा लक्ष्य केवल और केवल समाज सेवा है। लोकसभा विधानसभा मेरा लक्ष्य नहीं है। 27 आप नहीं लड़ेंगे, कहेगी पार्टी फिर भी? कोशिश करूंगा कि पार्टी ना कहे और पार्टी को मना लूं कि इसको मुझे मत तड़ाइए। सबसे पसंदीदा नेता? डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख? सबसे बड़ी सीख यह है कि आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी पर किया था आपने राजनीति में? बहुतों पर किया। कोई बड़ा नाम? नाम न ले, बहुत से बहुत लोग नंगे हो जाएंगे, बहुत लोग नंगे हो जाएंगे। बहुत बड़ा धोखा किसी ने राजनीति में दिया हो? अपनों ने ही दिया है। परिवार से? अपनों ने का मतलब जिस राजनीतिक क्षेत्र में हम हैं, हमारे जो नेता रहे हैं, जो हंस करके मिलते थे लेकिन कटार पीछे से मारते थे। आज वो बड़े हो गए? नहीं, वो पहले भी बड़े थे, अब और बड़े हो गए। आपके ऊपर लगे आरोपों को जनता किस नज़र से देखी, साजिश या सच्चाई? ये तो जनता से पूछो आप क्या चाहते हैं? मैं तो जानता हूं कि जनता मुझे बेबाक समझती है और जनता हमें निर्दोष समझती, इसीलिए जनता हमारे साथ है। अगर हमें निर्दोष ना समझती तो जनता हमारे साथ क्यों रहती? क्या कानून ताकतवर लोगों के लिए अलग तरीके से काम करता है? कानून में एक आदमी निर्णय देता है, लेकिन समाज के निर्णय को मैं मानता हूं। मैं कानून के निर्णय को कम मानता हूं। कानून में एक व्यक्ति बैठ करके अपनी कलम से निर्णय दे देता है, आपको घोषित कर देगा कि आप अमुक हैं। वो बहुत छोटी सी चीज़ है। लेकिन अगर समाज, कानून अगर कहता है कि आपने ये काम किया है, एक व्यक्ति कहता है, लेकिन समाज का अगर करोड़ों व्यक्ति कहता है कि नहीं हमारा नेता निर्दोष है, इसने ऐसा नहीं किया है, तो मैं तो समाज के साथ चलता हूँ, मैं उसको ज़्यादा महत्व देता हूँ। कानून और समाज के तालमेल में एक प्रश्न और मुझे बीच में ध्यान आया। 2005 में कृष्णानंद राय की गाजीपुर में हत्या हुई थी। AK-47 से गोली चली थी, 6-7 लोग मारे गए थे। 6 लोग उसमें मारे गए थे। मुख्तार अंसारी पर पूरा आरोप लगा था, लेकिन CBI और कोर्ट कचहरी ने एक भी गवाह, एक भी सबूत पेश नहीं कर पाए। अब इसी से कानून की स्थिति समझ लीजिए। मेरा कहना है कि मान लीजिए कि 6 लोग मारे गए। फिर वही प्रश्न है कि रसूखदार लोगों के साथ दूसरे तरीके से काम करता है या क्या है? अवहेलना हो जाएगी कोर्ट की और बहुत सी चीजें। कौशल लगा करके बता दीजिए। हाँ? कौशल लगा दीजिए। नहीं, कौशल नहीं लगाना है। 6 आदमी मरे, जो मारने वाले थे वो सभी निर्दोष थे, तो मारा किसने? कोर्ट को वो भी देखना चाहिए था। कोर्ट को वो भी देखना चाहिए था। हमारे केस में उल्टा है। हमारे केस में हमारे भाई जेल में है, मैं जेल में था, बाहर आया हूँ। वादी जो है, जो मुकदमा लिखाया सुलाकी यादव, उसने कोर्ट में कहा कि जिन्होंने मेरे भाई को मारा था मैंने उनको मरवा दिया। उसने कहा, कोर्ट में ये चीज़ कही। कोर्ट का स्टेटमेंट है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। उसके बावजूद भी हम सज़ा पा गए। अगर उसने जिन्होंने मारा था उनको मरवा दिया तो हमें जिंदा नहीं रहना चाहिए था। अगर हम मारे थे तो उसने मरवा दिया उनको जिन्होंने उसके भाई को मारा था, फिर भी हम सज़ा पा रहे हैं। यहाँ 6 लोग मारे गए, सब बेदाग हो गए, तो फिर मारा किसने साहब? सिस्टम का शिकार हो गए। कौन? आप। हम तो सिस्टम का शिकार हैं और आगे भी होंगे, देखिएगा। मन बना लिया है? नहीं, मन नहीं बना लिया है। बेबाक बोलने वाला व्यक्ति सिस्टम का शिकार होगा। हर आदमी चापलूस, चाटुकार, चक्करबाज को पसंद करता है, बेबाक को कोई नहीं पसंद करता। फिर बात वही आ गई कि अगर सिस्टम का अगर आप शिकार होंगे, ऐसा आप कह रहे हैं, तो आज सिस्टम जो है फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है। प्रश्न वही आगे खड़ा हो जाता है। हम मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहे, मैं तो सिस्टम की बात कर रहा हूँ। सिस्टम में बहुत लोग होते हैं, पर सिस्टम के मुखिया तो वो है। कभी कभी अब देखिए, भाजपा का प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, जरूरी नहीं है कि वो जो निर्णय ले वही सब निर्णय हो। पंचायत बैठती है, निर्णय वहाँ हो जाते हैं। एक व्यक्ति यहाँ कुछ निर्णय नहीं करता है। आपकी पार्टी और व्यक्तिगत निर्णयों में कभी टकराव होता है? अक्सर होता है। कैसे मनाते हैं? पार्टी NGT के विपक्ष में नहीं बोलती है, मैं बोलता हूँ। इसमें UGC में पार्टी
इस पे आरक्षण पे आजीवन रहेगा आरक्षण कहती है, मैं इसके विरोध में बोलता हूँ। तो ये तो विरोधाभास है ही। और मैं कहता हूँ कि अगर मैं राजनीति में हूँ, मैं समाज के बीच में हूँ, तो अगर मैं समाज की आवाज़ नहीं बन पाया तो मेरे धिक्कार है मेरी राजनीति पर। आज माननीय नहीं है, इसलिए शायद ये माननीय बेबाकी था है। तब भी आप विधानसभा के मेरे भाषण उठा करके देखिएगा, और आप कहेंगे तो उसकी पुस्तक मैं आपको दे दूंगा। कोई ऐसा विषय नहीं होगा जिस पे मैंने अपने वक्तव्य को रखा ना हो, और बेबाकी से रखा है। लेकिन भाजपा वैचारिक अधिष्ठान की पार्टी कही जाती है, विचारों के हिसाब से चलने वाली पार्टी कही जाती है, फिर आप उसके विचारों का विरोध कर हमारे रहे हैं। थिंक टैंक अब संरक्षक दल में हो गए, पार्टी कॉरपोरेट हो गई है, आप ये कह रहे हैं? हमारे थिंक टैंक जो थे, विचारक जो थे, वो संरक्षक मंडल में हो गए हैं, जिनसे कि कोई भी राय नहीं ली जाती है। प्रयागराज में विकास के बड़े बड़े दावे होते हैं, जमीनी स्तर पर कितना बदलाव हुआ? बहुत बदलाव हुआ, भयंकर, बहुत बदलाव हुआ, अद्वितीय बदलाव हुआ विकास में। आपकी अगर पूरी जिंदगी पर कोई किताब लिखी जाए, उसमें सबसे विवादित अध्याय क्या होगा? सब विवादित तो है। अब आप मुझसे पूछ रहे हो, कभी उसके बारे में पूछते हो, कभी ये विवादित तो है। तो मेरी ज़िंदगी ही विवाद में चल रही है। विवाद नहीं, ये आपका स्पष्टीकरण है, ये विवाद नहीं। स्पष्टता दिखती है। मैं आपको दूंगा, मैंने अपने जीवनी पर एक पुस्तक लिखी थी जेल में, जिसमें कि मैंने कुछ अंश तक लिखा है, जेल डायरी। उसको आप पढ़िएगा, उसमें भी ऐसे ही बेबाकी है, बिल्कुल ऐसे ही बेबाकी है। कैसे बीते वो 10 साल जेल वाले? कठिन बीते। वो बाउंड्री जो है ना, वो आपको आधा मार देती है, और जो जेल की बाउंड्री है आधा आपको समाप्त कर देती है, और आधा सिस्टम। अब सिस्टम ही अंदर भेजता है, तभी आप समाप्त होते हैं। सिस्टम ही भेजता है। देखिए, कोई अपराध आप करे हों और फिर आपको सज़ा हो जाए और आप अंदर चले जाएं, तो मन विचलित नहीं होता है। ये होता है कि चलो हमने ये किया था, हमको इसकी सज़ा मिली। लेकिन अगर आपने कोई अपराध किया ना हो और उसके बाद आपको 10 साल जेल काटनी पड़ी हो, तो आप मना स्थिति को आदमी के समझ सकते हैं। मनुष्य के एक जीवन में 10-12 साल 15 साल जेल की, परिवार से दूरी की एक घटनाक्रम, राजनीति में लोगों से जुड़े रहने की घटनाक्रम, और जब इन चीज़ों की चर्चा हो रही है तो कहीं ना कहीं आपकी आंखों में वो भाव, वो स्पष्टता, वो पीड़ा वो दिख रही है। कैसे आप इन सारी चीज़ों को झेल लेते हैं? कैसा महसूस होता है जब आप अकेले होते हैं? अकेलापन खाता है, इसीलिए मैं ज़्यादातर अपने लोगों के बीच बैठा रहता हूँ। मैं अगर घर में हूँ तो सुबह से लेकर शाम तक बैठता हूँ कि 10 लोग बैठे रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, मन बटा रहेगा। लेकिन जो अकेलापन होता है ना, वो बहुत पीड़ादायी होता है, क्योंकि जब पीछे का फ्लैशबैक में जाते हैं तो आता है कि क्या थे और क्या हो गए। क्या सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देता है अकेलापन में आपको? देखिए, आज की तारीख में तो सबसे ज़्यादा अकेलापन में तकलीफ़ मेरी पत्नी का ना होना देता है। बहुत कष्टदायी है वो। किस तरह की बीमारी हो गई थी? उनको लीवर सिरोसिस था और उनका हार्ट फेलियर हो गया। तो ये देर से जानकारी हुई? नहीं, जानकारी थी, और मैंने मना भी किया कि बहुत दौड़ भाग मत करो। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप राजनीति में हो तो जनता आपका पीछा नहीं छोड़ती, वो कथा में भी बुलाएगी, उसमें भी बुलाएगी। विधायक जी का आना ज़रूरी है, तो विधायक सोचता है कि मेरा कार्यकर्ता है, कहीं नाराज़ ना हो जाए, तो वो अपनी बीमारी को भूल जाता है और भागता रहता है। इसीलिए मेरा राजनीति से थोड़ा मोह भंग है, समाज सेवा से मोह है कि अपनी मर्जी के आप ये भी मालिक एक हो। तकलीफ होगी, लंबे समय तक जेल में बहुत रहे, तकलीफ है, और पत्नी से दूरी भी रही। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ये है कि राजनैतिक आपाधापी और दौड़ भाग ने उसका इलाज ठीक से नहीं होने दिया, और वो जनता को दुखी ना हो इसमें लगी रह गई, और अपनी जीवन लीला को उसने समाप्त कर लिया। बच्चों को आप कैसा देखना चाहते हैं भविष्य में? बच्चों को मैं, अगर मेरी चले तो मैं राजनीति में नहीं देखना चाहता। मेरी चले तो मैं राजनीति में नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे अपने मन के मालिक रहें, अपना व्यापार, अपना परिवार, और समाज में कुछ सेवा कर सके तो करें, लेकिन ये राजनीतिक दौड़ भाग में उतनी भागीदारी न रखें। क्योंकि देखिए, आप जब विधायक या सांसद होते हैं
तो आपका मेंटल स्टेटस अलग होता है कि वहाँ नहीं जाएंगे तो नाराज़ हो जाएगा। जाना चाहिए, रात 2 बजे भागे चले जा रहे हो, अपना बीमारी नहीं देख रहे हो, वो नहीं देख, लेकिन आप समाज सेवा करो, उसमें आपके ऊपर कोई दबाव नहीं, जहाँ तक पहुँच पाएंगे पहुँचेंगे, नहीं पहुँच पाएंगे कोई बात नहीं भाई। लेकिन जहाँ वोट की राजनीति आ जाती है वहाँ मानसिक संतुलन खोने लगता है आदमी का, कि अरे भाई ये 4 लोगों के यहाँ नहीं जा पाए, अब कैसे करेंगे, अब क्या होगा। इसलिए मैं समाज सेवा को ज़्यादा बेहतर मानता हूँ, ये राजनीतिक चुनावी सेवा को कम बेहतर मानता हूँ। थक गए राजनीति से? थक नहीं गए। पत्नी के न रहने के बाद घृणा हो गई, मन टूट गया, क्योंकि राजनीतिक दौड़ भाग नहीं उसकी जान ले ली, मन टूट गया। चलिए, अंतिम कुछ प्रश्न हैं, एक शब्द में आपको जवाब देना है, एक शब्द में। कौन है उदयभान करवरिया? जनता का सेवक है। सबसे बड़ा आरोप आप पर? मेरे ऊपर कोई आरोप है ही नहीं। सबसे बड़ी ताकत? आत्मबल। सबसे बड़ी गलती? आंख बंद करके भरोसा। लेकिन धोखा भी मिला। गलती से नहीं सीखना? सीखने के बाद भी मन कहता है कि चलो छोड़ो इसको एक बार। मन अलग भागता है, दिमाग अलग भागता है, दोनों की दिशा अलग अलग हो जाती है। लंबे राजनीतिक जीवन, जेल की घटना, परिवार की घटना, इन सारे चीज़ों को अगर समेट करके कुछ आप संदेश देना चाहें समाज को? मैं तो समाज को देखिए केवल एक संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति राजनीति में हो, एक तो आजकल समाज राजनीतिक व्यक्ति से ज़्यादा उम्मीद कर बैठता है। वो चाहता है कि अगर उसके यहाँ का बल्ब भी फ्यूज़ हो गया है तो सांसद और विधायक आएँ बल्ब ले करके और उसको बदल करके दे दें। ये प्राण लिए ले रहा है राजनीतिक व्यक्तियों के। आप उनसे सामाजिक काम लो ना, आप उनसे उतनी उम्मीद करो कि जितने में उनका भी परिवार चल सके, उनका भी जीवन चल सके। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जब नीलम बीमार हुई और मैंने कहा कि तुम क्षेत्र में कम जाओ, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है, मैं पैरोल में आया था उस समय, लोगों का दबाव बहुत होता था कि भाभी जी यहाँ आ जाइए, वहाँ आ जाइए। तो मैंने उसकी लीवर की जो रिपोर्ट थी, लीवर सिरोसिस की, उसको फेसबुक में डाला और उस पर लिखा पैरोल के टाइम पे कि नीलम को लीवर सिरोसिस की बीमारी है, कृपया बाहर खान पान डॉक्टर ने मना किया हुआ है, तो आप बाहर खान पान के लिए दबाव न डालें, और ऐसी बीमारी में उसको थोड़ा रेस्ट की भी आवश्यकता है, तो उसके साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करें। ये मैंने फेसबुक में डाला। जब मैंने फेसबुक में डाला तो उसमें कुछ रथी महारथी लोगों ने डाला कि जब बीमार हैं तो किसी डॉक्टर ने कहा है चुनाव लड़ना, फिर क्यों राजनीति कर रही हैं। मतलब कितना कष्टदायी होता है ये कि आप अपनी जनता के लिए हर कुछ करने को तैयार हो और कुछ ऐसे लफंगे टाइप के लोग, मैं लफंगा ही कहूँगा, जो इस प्रकार की पीड़ादायी चीज़ें डाल दें। और अंततः क्या हुआ, उसने उसको बड़ा सीरियसली ले लिया कि अरे जनता में 4 लोगों ने ये डाल दिया कि आप बीमार हैं, तो फिर किस डॉक्टर ने कहा था आपको चुनाव लड़ने को, तो नहीं मुझे जाना चाहिए और मुझे जाना चाहिए, मुझे क्षेत्र में रहना चाहिए करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। अब जिन लोगों ने इस चीज़ को डाला था, अगर आज उनसे मैं प्रश्न करूं कि अब आपको सुकून मिल गया कि नहीं सुकून मिल गया, क्या जवाब मिलेगा मुझे उनसे? राजनीति जो बेरहम है, बेरहम है, पूरी तरह से बेरहम है। सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, क्योंकि आपकी व्यस्तता जो है वो पर्याप्त से ज़्यादा है और ये हम लोगों ने महसूस भी किया है। तो सर पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उदयभान करवरिया, जिस बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, वो बेबाकी उनके जवाब में आपको देखने सुनने को मिलेगी। फिर अगले मेहमान के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।